नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो अमेरिका के एक सप्ताह में 5 बैंक स्वाहा हो गए। जी हां, अगर बात करें तो पिछले फ्राइडे को ही पहली बार खबर आई थी कि सिल्वर वैली बैंक डूबने वाला है। उसके बाद तो जैसे बैंकों ने लाइन लगा दिया। पहले मई अगर बात करें तो पिछले फ्राइडे से इस फ्राइडे तक वहां के 5 बैंक जो है वो फिनेंशियल क्राइसिस से घिर चुके हैं। उसमें से पहला नाम तो आप जानते हैं, सिल्वर वैली बैंक। दूसरा नाम है सिग्नेचर बैंक। तीसरा है सिल्वर गेट बैंक। चौथा है क्रेडिट स्विस और 5वां नाम जुड़ गया वो है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। जी हाँ, पिछले फ्राइडे को ही पहली बैंक की खबर आई थी। उसके बाद इस सप्ताह में 5 बैंक की खबर आ चुकी है। इस पे हम लोग गहरा निष्कर्ष निकालेंगे कि आखिर जो अमेरिका में बैंक डूब रहे हैं उसका कारण क्या है। देखिए, एक सामान्य सी आजकल जो बातें चल रही है कि स्टार्टअप्स डूब रहे हैं इसलिए बैंक्स डूब रहे हैं। तो स्टार्टअप्स में उतनी ताकत नहीं है कि 5-5 बैंकों को डुबा दे। मामला कुछ और है। मैं आपको हिंट करता चलूँ कि जिस तरह से जब आपका सत्ता और सिस्टम का मैकेनिज्म मैच नहीं करेगा तो इस तरह का रिजल्ट आने लाजमी है। हम लोग इस पर आगे डिस्कस करेंगे। आगे एक और बड़ी खबर से मैं आपको बताता चलूँ, हम लोग डिस्कस करेंगे कि पूरे मार्केट का बादशाह स्टॉक्स और वो अभी अपने 52 वीक लो के पास चल रहा है। हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे, उसके खरीदने के लेवल्स जानेंगे। जी हाँ, सिल्वर वैली बैंक डूबते ही सरकार ने बीच बचाव किया और वहाँ की रेगुलेटरी ने उस बैंक को अपने अंडर ले लिया, बैंक की सारी संपत्तियों को। और उसमें से उन्होंने कहा है कि जितने भी लोगों हैं उनका पैसा नहीं डूबेगा। खैर, सरकार की तरफ से इस तरह की एडवाइजरी जरूरी भी है। अकेले सिल्वर बैंक डूबने से कहा जा रहा है कि दुनिया भर के निवेशकों को करीब 38 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो समझ सकते हैं ये फिगर कितना। और उसमें से अगर बात करें तो हमारे देश यानी हिंदुस्तान के करीब 21 कंपनियों का डायरेक्टली नुकसान हुआ। वो नाम निकल के धीरे धीरे वापस। देखिए, आमतौर पे किसी बड़े बैंक के डूबने की वजह माना जाता है कि इसके जो देनदार थे वो डिफ़ॉल्ट कर गए, बैंकों के पास पेमेंट नहीं आया, फिर धीरे धीरे बैंक भी डिफ़ॉल्ट कर गई। ये बड़े बैंकों के डिफ़ॉल्ट में मेन वजह मतलब आम वजह मानी जाती है। लेकिन जब बैंकों का डिफ़ॉल्ट एक सीरीज में होने लगे, एक सप्ताह में 5 बैंकों का डिफ़ॉल्ट कर जाना, फिनेंशियल क्राइसिस से घिर जाना, तो ये मामला नहीं हो सकता है। इतनी भी कंपनियां नहीं है कि एक साथ 5-5 बैंकों को डुबा दे। तो यहाँ कुछ मामला अलग तरीके का होता है। और जिस तरह से मैं सोचता हूँ, जिस तरह से मेरा IQ कहता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर सिस्टम और सत्ता में जब क्लैश होती है, सिस्टम और सत्ता का जब मैकेनिज्म नहीं मिल पाता है, मैच नहीं करता है, तो वहाँ पे इस तरह के रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। अब बताते हैं सिस्टम और सत्ता क्या होता है। तो सिस्टम मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ देश में अगर एग्जांपल लेते हैं तो सिस्टम बना हुआ है। सरकारें कोई भी आए, प्रधानमंत्री कोई भी बने, उनको सिस्टम के हिसाब से ही सत्ता चलानी होती है। अब जैसे हम डेली स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, इसको रेगुलेट कौन कर रहा है? इसको सेबी रेगुलेट कर रही है। अगर आपने कहीं से इंश्योरेंस लेते हैं, इसको कौन रेगुलेट कर रहा है? तो उसको IRDA रेगुलेट। तो हर जगह रेगुलेटर बना हुआ है, हर जगह सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम से देश चलता है। लेकिन जब सिस्टम पे सत्ता उसको बार बार पिंच करने लगता है तो वहाँ अब देखिए, अगर बात करें तो सिल्वर वैली बैंक या सिग्नेचर बैंक, जो भी बैंक डूब रहे हैं, इनके डूबने में अभी खास करके इस सिचुएशन में 2 रीजन जो हैं मेन रूप से अमेरिका में निकल के आ रहे हैं। वो पहला रीजन है इंटरेस्ट रेट रिस्क और दूसरा है लिक्विडिटी रिस्क। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है कि जब कभी कभी क्या होता है कि बैंकों को ऐसे रिस्क का सामना जब करना पड़ता है जब कोई बैंक सेंट्रल बैंक बहुत कम समय में इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा बार फ्लैक्चुएट कर देती है। शायद मेरी बातें आप समझ पा रहे होंगे। जब वहाँ के सेंट्रल किसी भी देश की अगर बात करें, एग्जांपल ले लें, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ की RBI सेंट्रल बैंक है, US की बात करें तो वहाँ फेड रिजर्व वहाँ की सेंट्रल बैंक है। जब फेड रिजर्व बहुत कम समय के अंतराल में अपने यहाँ इंटरेस्ट को ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर दे, या तो बहुत ज़्यादा ऊपर खींच के लेके आ जाए या फिर बहुत ज़्यादा नीचे खींच के ले आए, तो वो जो तनाव उत्पन्न करता है। देखिए, पहले से महंगाई की मार झेल रही अमेरिका में खास करके अगर देखें तो अमेरिका की जो महंगाई है वो 40 साल के अभी उच्चतम स्तर पे आ गई है। और ख़ास करके फेड रिजर्व ने मार्च 2022 के बाद लगातार वहाँ के इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। और जो पहले करीब करीब उन्होंने बढ़ाते बढ़ाते 4.5% के पास ले आए इंटरेस्ट रेट, जो वहाँ के 15 साल में सबसे उच्चतम स्तर पे है। अब वहाँ की थोड़ा सा हालत देखिए, एक तरफ महंगाई 40 साल के उच्चतम स्तर पे है और दूसरे तरफ आपका इंटरेस्ट रेट वो बढ़ाते बढ़ाते अब 15 साल के उच्चतम स्तर पे ले आए हैं। यानी जो फेड रिजर्व वहाँ की है, वहाँ के इंटरेस्ट रेट में लगातार बढ़ा रही है। यानी जो मैंने कहा था कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट रिस्क उत्पन्न होता है वहाँ पे। और देखिए, US के सेंट्रल बैंक का जो इंटरेस्ट बढ़ाने का फिर रिजल्ट क्या निकला, तो वहाँ रिजल्ट ये निकला कि असर से फेडरल बैंक के आमदनी में लगभग 2% का इजाफा हो गया। और उसके वजह से क्या हुआ, जब लोगों को इंटरेस्ट रेट जब बढ़ के मिलने लगा तो इस वजह से बैंक के बाकी जो इन्वेस्टर थे और कारपोरेट थे
वो खास करके बॉन्ड्स में और गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल में लगभग वहाँ इन्वेस्टमेंट उन्होंने रोक दिया, क्योंकि जब बैंक में उनको ज़्यादा पैसे मिल रहा है तो ट्रेजरी वगैरह में उन्होंने इन्वेस्टमेंट रोक दिया और सारे इन्वेस्टर अपने पैसे को फेडरल बैंक की बढ़ी हुई इंटरेस्ट रेट पे लगाने लगे। इससे कारपोरेट बॉन्ड और ट्रेजरी बिल की कीमत ज़मीन पे आ गई। जब लोगों का झुकाव डायरेक्टली बैंक के तरफ हो गया तो वहाँ के बॉन्ड और ख़ास करके गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल की जो कीमतें घटने लगी। और अगर बात माने वॉल स्ट्रीट जर्नल्स की एक रिपोर्ट की तो उसने कहा था कि सिलिकॉन वैली जो बैंक है उसका कुल संपत्ति का 55% जो इन्वेस्टमेंट है उसने वहाँ के गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखा और बॉन्ड की कीमत आ गई, उसकी मतलब वैल्यूएशन आ गई ज़मीन पे। तो इसके वजह से सिलिकॉन वैली को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो बताओ इसमें किसी कंपनी का कहाँ से योगदान है? किसी कंपनी के फेल होने से थोड़ी ना ऐसा हुआ, वहाँ हुआ सिस्टम की गलतियों की वजह से। सिस्टम और सत्ता की जब मैकेनिज्म नहीं मैच कर रहा है उसके वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। तो उसके वजह से सिलिकॉन वैली को बहुत बड़ा लॉस हुआ। और जब किसी बैंक को अपना नुकसान करके, एक तरफ तो उनको नुकसान हुआ और दूसरे तरफ लोग उनसे पैसे मांग रहे हैं जिनसे उन्होंने करार कर रखा है, उनको टाइम पे पैसे देने हैं। तो जब किसी बैंक को नुकसान करके दूसरे को पैसे देना पड़ता है तो वहाँ पे बैंकों के पास आ जाता है लिक्विडिटी क्राइसिस उसको बोलते हैं। और बैंक इसी चरण से गुजरने लगा। सिलिकॉन वैली केस में भी यही हुआ और लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए बैंक क्या किया, जो बैंक का अपना इन्वेस्टमेंट था वो मैच्योरिटी से पहले उसको तोड़ने लगा, उसमें भी उसको लॉस हुआ। और इसी तरह से जब खास करके फिर जब लोगों तक बात पहुंचती है कि बैंक लिक्विडिटी से जूझ रहा है तो लोग भी अपने पैसे बैंक से जाके निकालने लगे और बैंक इस तरह से अपने आप को फेल्यूर बता। जी हाँ, अब बारी है वैसे स्टॉक के बारे में बात करने की जो पूरे बाजार का अकेला बादशाह है, अकेला शहंशाह है और निफ्टी उसके दम पे अगर कहें तो वो निफ्टी को खींच भी सकता है और अपने दम पे चाहे तो वो निफ्टी को कुछ मायने तक उसमें प्रेशर भी बना सकता है। मैं ऐसे स्टॉक की बात करूंगा जो अभी खास करके अपने 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। अगर बात करें तो उसका आज का जो डे लो रहा वो 2212 रुपये का रहा, उसका 52 वीक लो है वो 2202 रुपये का है। तो मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्री का। और रिलायंस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो खास करके इसके प्रोडक्ट लाइन और खास करके प्रोडक्ट सेगमेंट है वो कभी मतलब काफ़ी ब्रॉडली वे में वर्क करता है और इसके जो भी बिजनेस है वो काफ़ी एस्टैब्लिश है। तो ये मेरा फेवरेट स्टॉक रहा है और ख़ास करके मैंने अभी तक रिलायंस पे कभी चर्चा नहीं करी थी। मैंने इसको आज तक कभी लेने के बारे में ना तो कभी किसी को सजेस्ट करा था, ना तो खुद में मेरे पोर्टफोलियो में था, क्योंकि जब से मैं रिलायंस को इधर में देख रहा था तो मुझे हमेशा ये महंगा ही लग रहा था। लेकिन इस लेवल पे अगर बात करें तो अभी भी मैं जो बात करता हूँ, लेने वाले लोग यहाँ से भी इसको ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन जो लेने वाले रेंज में आएगा तो ये आप 1800 से 2000 के बीच में इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं और ये रेट रिलायंस के लिए बेस्ट होगा। तो इस पर आप नज़र रखिए। अगर सिलिकॉन वैली के बारे में थोड़ी सी बात और कर लें तो सिलिकॉन वैली इसलिए भी दुनिया में फेमस है कि ये स्टार्टअप्स को लोन देने के लिए जाने जाते थे, यानी ये स्टार्टअप्स फ्रेंडली थे और ये स्टार्टअप्स को काफ़ी इजी वे में लोन मुहैया कराते थे। सिर्फ इनके यहाँ और ख़ास करके अगर देखें तो इनके यहाँ भारतीय स्टार्टअप्स के लिए लोन लेने में ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती थी। अकाउंट खुलवाने के लिए मात्र इनको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी। सिलिकॉन वैली के बारे में एक बात आपको और अपडेट करता चलूँ कि कहा जा रहा है एक रिपोर्ट के मुताबिक, अभी वो कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि, लेकिन भारत में 50 से 60% जो स्टार्टअप्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनको वहीं से कहीं ना कहीं वो कंसर्न है, वो कहीं ना कहीं सिलिकॉन वैली से कंसर्न है। या तो उनका वहाँ इन्वेस्टमेंट है या फिर कुछ स्टार्टअप का वहाँ से लोन भी चल रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, ज़रूर बताएं मेरा ये छोटा सा रिपोर्ट आपको कैसा लगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने जानने वालों में मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप तक ये आसानी से पहुँच जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।